गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है डिजिटल एक्सेस एज फंडामेंटल राइट। टॉपिक पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट है। तो एक सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट दी है जिसमें कहा है कि डिजिटल एक्सेस जो है वो इंट्रिंसिक पार्ट है फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का अंडर आर्टिकल 21। तो इस जजमेंट के बाद रीइंफोर्स किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट, जिससे कि डिजिटल डिवाइड को ब्रिज किया जाए और इंक्लूसिव डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंश्योर किया जाए। तो ये राइट जो है अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पेरेटिव बन चुका है और अब एसेंशियल है कि जो है डिजिटल एक्सेस मिले ताकि गवर्नेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एसेंशियल सर्विसेज और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो डिजिटल एरा में लोगों को दी जा सके। तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ सब्सटेंसिव इक्वालिटी को फॉलो किया गया है, जो मैंडेट कर रहा है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इंक्लूसिव और इक्विटेबल हो। तो इंडिया जिस तरह से रैपिड ग्रोथ लेकर आ चुका है डिजिटल सेक्टर में, डिजिटल ग्रोथ इंडिया में हो रही है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि कंसिडर किया जाए कि अगर टेक्नोलॉजी जो है वो सभी को अवेलेबल है, खासकर वल्नरेबल और हिस्टोरिकली एक्सक्लूडेड लोगों को। जजमेंट हाईलाइट करती है कि रूरल पॉपुलेशन, सीनियर सिटीजन्स, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ और पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ जो हैं वो सिस्टमिक एक्सक्लूजन फेस कर रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ डिजिटल एक्सेस। तो कोर्ट ने असर्ट किया है कि जो है डिजिटल डिवाइड को एड्रेस करना ज़रूरी है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अब होल्ड किया जाए डिग्निटी को, ऑटोनॉमी को और इक्वल पार्टिसिपेशन को पब्लिक लाइफ में। तो ये वर्डिक्ट जो है वो दो एसिड अटैक सर्वाइवर्स ने जो है वो पटिशन डाला था कि जो कि 100% ब्लाइंडनेस फेस कर रहे हैं और फेशियल डिसफिगरमेंट फेस कर रहे हैं। तो वो अपनी कंप्लीट नहीं कर पाए थे डिजिटल केवाईसी या ई केवाईसी, और उसकी वजह से वो बैंकिंग और टेलीकॉम सर्विसेज एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। तो डायरेक्शंस क्या इशू की हैं कोर्ट ने कहा है कि रिवाइज किए जाएँ केवाईसी नॉर्म्स विजुअली और हियरिंग इम्पेयर्ड यूज़र्स को, ऑल्टरनेटिव फॉर्मेट्स डेवलप किए जाएँ जैसे ब्रेल, वॉइस इनेबल्ड या एक्सेसिबल डिजिटल इंटरफेसेस, और अल्टरनेटिव मॉडल्स जो है उसके थ्रू लाइवनेस जो है वो ड्यूरिंग केवाईसी वेरीफाई की जाए। तो कहा गया है कि पेपर बेस्ड केवाईसी को तब तक एक एक्सेसिबल ऑप्शन बनाने की ज़रूरत है। तो ये वर्डिक्ट रीट्रेट कर रहा है कि स्टेट को प्रोएक्टिवली डिज़ाइन करना पड़ेगा इंक्लूसिव डिजिटल इकोसिस्टम्स को, और टेक्नोलॉजी जो है वो डाइवर्स नीड्स ऑफ यूज़र्स को भी अकोमोडेट करे, ठीक है, ताकि एक्सक्लूजन को प्रिवेंट किया जा सके और ट्रू इंक्लूजन इंश्योर की जा सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कास्ट सेंसस। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स ने अप्रूव कर दिया है इंक्लूजन ऑफ कास्ट डेटा इन द अपकमिंग पॉपुलेशन सेंसस। तो पॉपुलेशन सेंसस क्या होता है? पॉपुलेशन सेंसस ऑफर करता है हमको एसेंशियल स्टैटिस्टिक्स ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज, डेमोग्राफिक्स, कल्चर्स एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर सभी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स पर। सबसे पहला सेंसस इंडिया में बिगिन हुआ 1872 में, और अब ये हर 10 साल में कंडक्ट किया जाता है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आते हैं। सेंसस एक यूनियन सब्जेक्ट है और सेंसस एक्ट 1948 के अंदर इसको गवर्न किया जाता है। तो अगर हम कास्ट डेटा देखें तो सबसे पहले ब्रिटिश इंडिया में 1881 से लेकर 1931 तक जो सेंसस हुए उनमें कास्ट डेटा भी इंक्लूड किया गया। लेकिन 1951 जब मतलब देश आज़ाद हुआ उसके बाद से कास्ट एन्यूमरेशन को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। सिर्फ एससी और एसटी की ही जो है कास्ट को जो है वो एन्यूमरेट किया जाता है। 1961 में सेंटर ने कहा कि स्टेट्स अपना अपना ओबीसी सर्वे कर सकती हैं, क्योंकि सेंट्रल और ओबीसी रिजर्वेशंस जो है उस समय पर एग्जिस्ट नहीं करती थी। सेंसस जबकि एक सेंट्रल सब्जेक्ट है, लेकिन कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2008 इनेबल करता है कि स्टेट्स और लोकल बॉडीज़ डेटा कलेक्ट कर सकती हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा कि कर्नाटक और बिहार ने किया था। तो लास्ट अटैम्प्ट जो कास्ट डेटा कलेक्शन में था नेशनल लेवल पर वो 2011 में हुआ थ्रू द सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, और सिर्फ सोशो इकोनॉमिक डेटा जो है वो पब्लिश किया गया 2016 में, लेकिन कास्ट डेटा जो है वो विदहेल्ड कर लिया गया। जो रॉ कास्ट डेटा था उसको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट को हैंड ओवर कर दिया गया। तो एसईसी जो था ये सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, इसमें 46 लाख कास्ट नेम्स को इंक्लूड किया गया था, रिकॉर्ड किया गया था। तो अगर अब हम देखें तो सेंसस जो है वो कंडक्ट किया जाएगा डिजिटल मोड में, सिर्फ एक मोबाइल ऐप के थ्रू। सेंट्रल ओबीसी लिस्ट, एससी लिस्ट और एसटी लिस्ट को मर्ज कर दिया गया है, अब स्टेट ओबीसी लिस्ट के साथ किया जाएगा, ठीक है। तो सीसीपीए के अप्रूवल को बाद जो है कास्ट डेटा 1931 के बाद पहली बार अब जो है एनुमरेट किया जाएगा। तो अभी तक जो कोई ऑफिशियल डेटा नहीं होता था तो हम मंडल कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से ही जो है वो सारे इलेक्टोरल डिसीजंस या पॉलिसी डिसीजंस लेते होते थे। तो एक्यूरेट कास्ट डेटा कलेक्शन जो है
उससे ओवरलैपिंग कास्ट नेम्स या क्लासिफिकेशन जो एम्बिग्विटीज़ हैं या लैक ऑफ क्लैरिटी है इंटरकास्ट और माइग्रेशन आइडेंटिटीज़ में, वो अब हमें सामने आएंगी। डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट डिफरेंट ओबीसी लिस्ट्स हैं और सब कैटेगरीज़ की लिस्ट हैं। अब उनको एक स्टैंडर्डाइज नेशनल कास्ट डेटाबेस में जो है वो क्रिएट किया जाएगा। तो ये मूव जो है रिवाइव करती है ब्रॉडर डिबेट कि कैसे कास्ट डेटा को यूज़ किया जाए गवर्नेंस के लिए, सोशल जस्टिस के लिए और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए इंडिया में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन गवर्नमेंट ने रीस्ट्रक्चर कर दिया है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड और जो फॉर्मर रॉ चीफ थे आलोक जोशी जी, उनको इसका न्यू चेयरपर्सन बना दिया गया है। तो ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड इंडिया के 3 टियर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। पहला है आपका नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, फिर है स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप, तीसरा होता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। तो ये प्रोवाइड करता है हमें इनपुट्स ऑन स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स। तो ये ब्रॉड बेस्ड पर्सपेक्टिव देता है नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस पर। इनकॉर्पोरेट व्यूज़ करता है ये आउटसाइड फ्रॉम ऑफ द गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प करता है। स्ट्रेटजिक थिंकिंग और फोरसाइट जो है फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी मैटर्स पर एनहेंस करता है। कोई ये स्टेचुटरी या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है इसके पास, लेकिन ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट का ही पार्ट है और एडवाइजरी और नॉन बाइंडिंग बॉडी है। इसमें चेयरपर्सन होते हैं, 7 मेंबर्स होते हैं डाइवर्स फील्ड से, और इन मेंबर्स को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या फिर NSA के रिकमेंडेशंस पर अपॉइंट किया जाता है। तो ये एक नॉन परमानेंट बॉडी है, पॉलिसी पर्सपेक्टिव्स देती है, ये रिकमेंडेशंस देती है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को, ऑफर करती है स्ट्रेटजिक गाइडेंस आपके इवॉल्विंग थ्रेट्स और नेशनल इंटरेस्ट पर, रिसर्च, फोरसाइट और इंडिपेंडेंट एनालिसिस देती है गवर्नमेंट को ताकि वो डिसीजन मेकिंग सही से हो सके। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। टॉपिक इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एक तरह से नेट बायर्स बन गए इंडियन इक्विटीज़ के फॉर द फर्स्ट टाइम इन लास्ट 4 मंथ्स। अगर हम अप्रैल 2025 की फिगर्स देखें तो ये FIIs क्या होते हैं? सबसेट होते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के, जिसमें लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आते हैं जैसे म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, हेज फंड्स। FIIs टिपिकली अडॉप्ट करते हैं एक स्ट्रेटजिक और स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच फॉरेन फाइनेंशियल मार्केट्स में, और लॉन्ग टर्म कैपिटल इनफ्लोज जो है वो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ को ऑफर करते हैं। लेकिन रैपिड FII फ्लोज जो हैं वो डिस्टेबलाइज कर सकते हैं डोमेस्टिक मार्केट्स को। ठीक है, तो FIIs जो हैं वो रेगुलेट होते हैं इंडिया में फेमा द्वारा, सेबी द्वारा और RBI के रेगुलेशंस द्वारा। ठीक है, FIIs को जो है इन्वेस्टमेंट सीलिंग होती है कि वो एक कंपनी में इंडियन कंपनी में 10% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और एलिजिबल FIIs अब जो हैं यूनिवर्सिटी फंड्स, चैरिटेबल एंडाउमेंट्स और ट्रस्ट भी होते हैं। तो क्यों ये FII की पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ हुई है इंडिया में? क्योंकि सॉफ्टन हुआ है US डॉलर इंडेक्स, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी अकोमोडेटिव स्टैंस दिखाया है, मैक्रो स्टेबिलिटी दिखाई है। FIIs ने अपना एक्सपोजर लेकिन IT सेक्टर पे कम कर लिया है क्योंकि कंसर्न है कि US में रिसेशन आ सकता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। टॉपिक पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है एक मीडिया रिपोर्ट का, जिसमें एब्डक्शन, रेप और मर्डर हुआ है एक माइनर गर्ल का हुबली में, कर्नाटका में। तो NHRC एक स्टेचुटरी बॉडी है जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के अंदर बनाई गई है। 1993 में इसको एस्टैब्लिश किया गया एज एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन ताकि प्रोटेक्ट और प्रमोट किया जा सके ह्यूमन राइट्स को। तो NHRC सेफगार्ड करता है राइट्स रिलेटेड टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी और ह्यूमन डिग्निटी। इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स को स्ट्रेंथन किया जाए, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन जो है वो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की वो की जाए, सपोर्ट और इन्हेंस किया जाए वर्क ऑफ अदर इंस्टीट्यूशंस ताकि प्रमोट हो सके ह्यूमन राइट्स। तो NHRC कंसिस्ट करता है एक चेयरपर्सन को और अप टू 5 मेंबर्स। एडिशनली 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं इसमें, इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर SCs, STs, माइनॉरिटीज़, विमेन, बैकवर्ड क्लासेस, चाइल्ड राइट्स और चीफ कमिश्नर फॉर पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़। मेंबर्स जो हैं अपॉइंट किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ 6 मेंबर कमेटी लेड बाय प्राइम मिनिस्टर। 3 ईयर्स या फिर 70 ईयर्स तक, 3 ईयर्स या फिर अंटिल द एज ऑफ 70 जो है इनका टेन्योर होता है। ओके,
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्लोबल एंटीबायोटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसर्च कैरी की गई है इस ग्लोबल एंटीबायोटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप द्वारा, जिसमें देखा गया है कि सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया में की जा रही हैं, वो सही से ट्रीट नहीं की जा रही। तो ये GARDP है क्या, एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो डेवलप करती है न्यू एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट्स फॉर ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो ग्रेटेस्ट थ्रेट पोज करते हैं ह्यूमन हेल्थ को और उनको एक्सेसिबल बनाने में हेल्प करती हैं उन लोगों को जिनको ज़रूरत है। तो ये पब्लिक हेल्थ नीड्स को एट द सेंटर ऑफ एंटीबायोटिक ड्रग डेवलपमेंट जो है ये रखती है। तो इसको क्रिएट किया गया था WHO द्वारा और ड्रग्स फॉर निगलेक्टेड डिजीज़ इनिशिएटिव द्वारा। तो ये लीगली एस्टैब्लिश की गई है एज एन इंडिपेंडेंट फाउंडेशन इन जिनीवा इन 2018। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नोटिस टू एयर मिशन। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने रिसेंटली नोटिस टू एयर मिशन जो है वो इशू किया है और अपनी एयर स्पेस को क्लोज कर दिया गया है पाकिस्तानी रजिस्टर्ड ऑपरेटर और लीज एयरक्राफ्ट एयरलाइंस और मिलिट्री फ़्लाइट्स के लिए। तो ये बेसिकली नो टर्म्स जो हैं ये अपडेट करते हैं पायलट्स को कि कोई भी अगर चेंज हो एयर स्पेस में, एयरपोर्ट्स में, इक्विपमेंट में, एक तरह से बुलेटिन इशू किया जाता है कंट्री की एविएशन अथॉरिटी द्वारा। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि वॉर टाइम में ही ऐसा किया जाता है। तो अगर कोई हज़र्ड्स हुए हैं जैसे एयर शो के टाइम पर पैराशूट जंप्स या माइक्रो लाइट फ्लाइंग हो रही है, अगर इंपॉर्टेंट पीपल फ्लाई कर रहे हैं जैसे हेड्स ऑफ स्टेट, रनवे क्लोज्ड हैं अगर टैक्सीवेज, अनसर्विसेबल रेडियो नेविगेशनल एड्स हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है, अनसर्विसेबल लाइट है अगर टॉल ऑब्स्ट्रक्शंस हैं या टेम्प्रेरी कोई ऑब्स्टेकल्स हैं नियर एयरफील्ड्स, तो ये नोटम्स इशू किए जाते हैं। तो ये कम्युनिकेट कर दिए जाते हैं इशूइंग एजेंसी द्वारा फास्टेस्ट अवेलेबल मींस के थ्रू सभी एड्रेसेस को, और ये एक्सेसिबल होते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर, इलेक्ट्रॉनिक फ़्लाइट प्लानिंग टूल्स पर, एविएशन वेदर सर्विसेज पर। पायलट्स जो इसको रिव्यू नहीं करते हैं वो अपने आप को भी और बाकी के लोगों को भी डेंजर में डालते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is digital access as fundamental right. This topic is important for your polity section. So in a landmark judgment, Supreme Court of India has ruled that digital access is an intrinsic part of the fundamental right to life and liberty under Article 21 of the Constitution. This pronouncement reinforces the constitutional obligation of the state to bridge the digital divide and ensure inclusive digital infrastructure. So the court has held that the right to digital access is an instinctive component of the right to life and liberty. This right is now deemed a constitutional imperative. It is essential for access to governance, education, healthcare, essential services, and economic opportunities in a digital era. So, this principle of the principle of substantive equality has been followed, which mandates that digital transformation must be inclusive and equitable. So, given India's rapid digital growth, it is important to consider if technology is available to everyone, especially the vulnerable and historically excluded. This judgment highlights that rural populations, senior citizens, economically weaker sections, linguistic minorities, and persons with disabilities face systemic exclusion due to lack of digital access. The court has also asserted that addressing the digital divide is not just policy discretion, but a constitutional responsibility to uphold dignity, autonomy, and equal participation in public life. So this verdict is coming in response to petitions filed by two acid attack survivors suffering from 100% blindness and facial disfigurement. They were unable to complete the digital KYC or eKYC process due to inability to take a live photograph by blinking, which hindered their access to banking and telecom services. So that's why the court has issued directives like we have to revise the KYC norms for visually and hearing impaired users, develop alternative formats like Braille, voice enabled and accessible digital interfaces, provide alternative modes to verify liveness during KYC, and continue allowing paper based KYC as an accessible option. So, this verdict is reiterating the need for the state to proactively design inclusive digital ecosystems, and technology must accommodate diverse needs to prevent exclusion and ensure true inclusion. So the next topic is caste census. This topic is important for your governance section. So Cabinet Committee on Political Affairs has approved the inclusion of caste data in the upcoming population census. So the 2021 census was postponed due to COVID-19 and remains indefinitely delayed. So
The population census offers essential statistics on human resources, demographics, culture, and the economic structure at all administrative levels. The first census in India began in 1872. It is conducted every 10 years by the Office of Registrar General and Census Commissioner under the Ministry of Home Affairs. And census is a union subject. It is governed by the Census Act of 1948. So the caste data was collected during British India censuses during from 1881 to 1931. Post 1951, caste enumeration was discontinued except for the SCs and STs. In 1961, the center recommended that states can conduct their own OBC survey since central OBC reservations did not exist then. Though census is a central subject, the Collection of Statistics Act 2008 enables states and local bodies to collect data, as done by Karnataka and Bihar recently. The last attempt at caste data collection at a national level took place in 2011 through the socio-economic and caste census, and only the socio-economic data was published in 2016. The caste data was withheld. The raw caste data was handed over to the Ministry of Social Justice and Empowerment, and the SECC has recorded 46 lakh caste names due to its open-ended format. So what will happen now? So for the first time, the census will be conducted in digital mode using a mobile app. Central OBC list, SC list, and ST list will be merged with state OBC lists. So CCP's approval to include caste data is the first is marking the first such comprehensive caste enumeration since 1931. In the absence of official data, we were dependent on the estimates like the Mandal Commission report, which was guiding our policy and electoral decisions until now. Now, accurate caste data collection was hampered by overlapping caste names, classification ambiguities, and lack of clarity on intercaste and migrant identities. So, different states have different OBC lists and subcategories. So, this will also revive the broader debate on how caste data should inform governance, social justice, and political representation in India. So the next topic is National Security Advisory Board. This topic is important for your security section and also your governance section. So Union government has restructured the National Security Advisory Board and appointed former RAW chief Alok Joshi as its new chairperson. So what is National Security Advisory Board? It is part of India's three-tier national security structure. First is the National Security Council, headed by the Prime Minister. Then we have Strategic Policy Group, which is headed by the NSA. Then we have this National Security Advisory Board, which is the advisory body providing long-term analysis, and it provides inputs on strategic and security-related matters. It also provides a broad-based perspective on national security challenges. It incorporates views from outside the government structure to ensure informed decision making. It also enhances strategic thinking and foresight on foreign and security policy matters. It has no statutory or constitutional status. It functions under the framework of National Security Council Secretariat. It is an advisory and non-binding body. It is headed by a chairperson. It includes 7 members from diverse fields. It is appointed by the Prime Minister's Office or on NSA's recommendations. It is non-permanent. It provides policy perspectives and recommendations to the National Security Council. It offers strategic guidance on evolving threats and national interests. It also focuses on research, foresight, and independent analysis to support government decision making. So the next topic is foreign institutional investors. This topic is important for your economy section. So foreign institutional investors have become net buyers of Indian equities for the first time in 4 months in April 2025. What is foreign institutional investors? So they are a subset of foreign portfolio investors comprising of large institutional investors like mutual funds, pension funds, insurance companies, and hedge funds. They typically adopt a strategic and structured investment approach in foreign financial markets. However, rapid FII outflows can destabilize domestic markets, making regulatory oversight difficult. Okay, so FIIs are regulated by FEMA Act, SEBI regulations. RBI also monitors them. So FIIs can invest up to 10% in any single Indian company. The eligible FII entities now also include university funds, charitable endowments, and trusts. A major reason cited for the increased FII participation is the softening of the US dollar index. Apart from that, RBI has also shown accommodative stance, and macro stability has also encouraged investments. FIIs have also now reduced their exposure to the IT sector due to concerns about a potential US recession.
So the next topic is National Human Rights Commission. This topic is important for your polity section. So National Human Rights Commission has taken suo motu cognizance of a media report regarding the abduction, rape, and murder of a minor girl in Hubli, Karnataka. NHRC is a statutory body constituted under the Protection of Human Rights Act of 1993. It was established in 1993 as an independent institution to protect and promote human rights. It safeguards rights related to life, liberty, equality, and human dignity. Its primary objectives include strengthening the institutional frameworks to address human rights issues, independent investigation of human rights violations, supporting and enhancing the work of other institutions in promoting human rights. It consists of a chairperson and up to 5 members, including a retired Chief Justice of India, a retired or sitting Supreme Court judge, retired or sitting Chief Justice of a High Court, 3 experts in human rights with at least 1 woman among them. Additionally, it also has 7 ex officio members, including the chairpersons of national commissions for SCs, STs, minorities, women, backward classes, child rights, and even chief commissioner for persons with disabilities. The members are appointed by the President of India on the recommendation of a 6 member committee led by the Prime Minister. The tenure of this body or of the members is 3 years or until the age of 70, whichever is earlier. So the next topic is Global Antibiotic Research and Development Partnership. This topic is important for your social issues. So a recent research carried out by Global Antibiotic Research and Development Partnership has revealed that a significant number of multi-drug resistant infections in low and middle income countries, including India, are not being treated appropriately. This GARDP is a not-for-profit organization which develops new antibiotic treatments for drug-resistant bacterial infections that pose the greatest threat to human health and makes them accessible to the people who need them. It puts public health needs at the center of antibiotic drug development to address both the immediate antimicrobial resistance crisis and also to ensure that people continue to get access to essential antibiotics for generations to come. So it was created by the World Health Organization and Drugs for Neglected uh, Diseases Initiative. It was legally established as an independent foundation in Geneva, Switzerland, that is in 2018. So the next topic is Notice to Air mission. This topic is important for your security section. India has recently issued a Notice to Air mission and closed its airspace for Pakistan registered, operated or leased aircraft, airlines or military flights. So this Notice to Air mission basically updates the pilots about changes in airspace, airports and equipment which affect their aircraft operations. So it's kind of a bulletin issued by a country's aviation authority. It can be issued by for a number of reasons like hazards like air shows, parachute jumps, glider or micro light flying, flights by important people like heads of states, closed runways or taxiways, unserviceable radio navigational aids, military exercises, unsurfaceable lights on tall obstructions, temporary erection of obstacles near airfields. So, for reasons of conciseness and precision, NOTAMs are encoded and they are communicated using the fastest available means to all addresses. They are typically accessible through online platforms, electronic flight planning tools, and aviation weather services. Pilots who do not review NOTAMs before flying, they put themselves and others in danger. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.